हेलो बच्चा पार्टी। और बेटा कैसे, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी रेगुलर वे में चल रही होगी। जो न्यू स्टूडेंट यहाँ पर जुड़े हैं उनका भी स्वागत, और जो पुराने हैं बेटा उनका तो स्वागत है ही है। लेकिन क्लास 9th में न्यू स्टूडेंट ही जुड़े हुए होंगे, क्योंकि क्लास 9th से स्टार्टिंग किया है मैंने वीडियो बनाने का, उससे छोटी क्लासेस का नहीं डाला। तो बेटा आप यहाँ से प्रॉपर वे में नोट्स बनाएंगे, ठीक है ना। ये आपकी 3rd यूनिट है, बाकी 2 यूनिट में आपकी पहले ही डाल चुका हूँ केमिस्ट्री की 1st और 2nd, यानी मैटर इन अवर सराउंडिंग और इज मैटर अराउंड अस प्योर, वो दोनों यूनिट आपकी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। आप लोग जाइए वहाँ से नोट्स बनाइए। यहाँ पर अपन लोग बात करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की, ठीक है ना। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें तो यूनिट 3rd है केमिस्ट्री की। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें और लाइक कर दें, ठीक है ना, अगर पसंद आता है तो। चलिए अब अगर मैं आपको बेसिकली बताऊं एटम्स एंड मॉलिक्यूल, तो ये आपकी इंसल्ट करना होगा, क्योंकि अपन लोग 1st और 2nd यूनिट में एटम्स एंड मॉलिक्यूल को काफ़ी अच्छी ढंग से पढ़ के आते हैं, ठीक है ना। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल की अपन लोग स्टडी करके आते हैं उधर। तो यहाँ पर एटम्स एंड मॉलिक्यूल को थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन मैं सीधे सीधे जाऊँगा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पर, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर एटम्स एंड मॉलिक्यूल की डेफिनेशन नहीं दे रहा, बस एक बार बता दे रहा हूँ मैं आपको साइड से थोड़ा सा। तो एटम क्या होते हैं बेटा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं। अभी तक अपन लोगों ने ये पढ़ा था स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते थे, इनसे छोटे कोई भी पार्टिकल नहीं होते यूनिट 3rd तक। 4th यूनिट में जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे तब एटम से छोटे छोटे पार्टिकल्स भी हम लोग पढ़ेंगे ना। स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है ना। रिएक्शन में इजीली पार्टिसिपेट करता है, रिएक्शन पार्टिसिपेट, ठीक है ना ये। और फर्दर डिवाइड नहीं होता, अभी तक इस यूनिट तक डिवाइड नहीं होता, लेकिन 4th यूनिट में इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। फर्दर डिवाइड नहीं होता, ठीक है, डू नॉट फर्दर डिवाइड, डू नॉट फर्दर डिवाइड, ये तो इसकी प्रॉपर्टी हो गई मेटल की, वो एटम की अगर डेफिनेशन की बात करें। अब अपन लोग बात करते हैं मॉलिक्यूल की। तो बेटा मॉलिक्यूल क्या है, प्योर सबस्टांस है जो मिलके बना है, मेड अप ऑफ 2 और मोर। ऐसा नहीं है मोनो एटमिक मॉलिक्यूल नहीं होते, इनर्ट गैसेस के मोनो एटमिक भी होते हैं, लेकिन जनरली 2 और मोर मैं लिखे दे रहा हूँ, 2 और मोर एटम्स, प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम्स कंबाइंड टूगेदर। अब जैसे अगर अपन लोग एटम की बात करें तो मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एग्जांपल में नाइट्रोजन, अगर मैंने ये सिंबल बनाया, ये क्या है, नाइट्रोजन है केवल, और ये क्या है, नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है। अगर वाटर के मॉलिक्यूल में एटम की बात करें तो 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन के होते हैं। तो ये छोटी सी बात आती है, तो मैंने बता दिया आपको क्विक रिवीजन में। बाकी ये अपन लोग बात करें अगर, तो यहाँ पर अपन लोग बात करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की। तो सबसे प्यारी हेडिंग बढ़िया सी लगा लीजिए आप लोग, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसके बाद अपन लोग बात करेंगे चैप्टर में डिटेल में न्यूमेरिकल के साथ, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखिए ये बहुत पुरानी बात है बेटा, ठीक है ना, 17th सेंचुरी की बात है ये, 17th सेंचुरी, सोच लीजिए कितना पुराना है ये, 17th सेंचुरी की बात है। अलग अलग साइंटिस्ट कोशिश ये कर रहे थे कि सबस्टेंसेस को कन्वर्ट करें, यानी एक सबस्टेंस से दूसरा सबस्टेंस बनाएं, यानी कि एक मॉलिक्यूल को तोड़ें और दूसरा मॉलिक्यूल बनाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे ढेर सारे इन्होंने केमिकल चेंज देखे और उन केमिकल चेंजेस को इन्होंने डिफरेंट जनरलाइजेशंस किया, और इन्हीं जनरलाइजेशंस को अपन लोगों ने क्या बोल दिया, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अगर अपन लोग इन जनरलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर 2 लॉ दिए गए थे, केवल क्लास 9 में अपने यहाँ 2 ही लॉ हैं। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और अगर अपन लोग दूसरे लॉ की बात करें बेटा तो लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ ये लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शंस या कांस्टेंट प्रोपोर्शंस भी कहते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। राइटिंग थोड़ा दिक्कत दे रहा है क्योंकि उंगली में थोड़ी सी मेरे चोट है, इस वजह से, बट कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब पहली हेडिंग लगा लो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको डिटेल में समझते हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल, लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको समझते हैं, फिर इसके ढेर सारे न्यूमेरिकल करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल आप लोगों को देंगे। ठीक है, ये लो बेटा डील करता है, अगर अपन लोग बेसिकली बात करें कि कैसे रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, फिर इसका स्टेटमेंट आ जाता है। अगर इस लॉ के स्टेटमेंट से पहले बात करें किसने दिया था, तो आप याद रखना ये लॉ दिया था एंटोनी लेवोसियर ने। किसने दिया था? एंटोनी लेवोसियर। हो सकता है स्पेलिंग थोड़ी दिक्कत हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग देख लेना। कब दिया था? इन 1774 एंटोनी लेवोसियर ने दिया था, 1774 में दिया था। अगर स्टेटमेंट की बात करें, इस लॉ के स्टेटमेंट की बात करें, तो बहुत ही सरल स्टेटमेंट है। 2 स्टेटमेंट दूंगा, एक न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा और एक आपका बेसिकली। ठीक है ना, 2 वर्ड्स में दूंगा मैं। तो दिस लॉ स्टेट्स दैट, दिस लॉ स्टेट्स दैट ड्यूरिंग एनी chemical change, during any chemical change, the total mass of reactant is equal to the total mass of product। आसान सा है, ये फर्स्ट लॉ है और लैंग्वेज काफ़ी बढ़िया है आपकी। ठीक है, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अगर अदर वर्ड्स में बात करें तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इन अदर वर्ड्स, इसी स्टेटमेंट का दूसरा भैया इन अदर्स वर्ड्स। अगर मैं बात करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि किसी भी केमिकल चेंज के दौरान ना ही तो मास को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आती है? तो मैं लिख सकता हूँ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor destroyed during any केमिकल कॉम्बिनेशन। क्योंकि केमिकल चेंज बोल दो या केमिकल कॉम्बिनेशन एक ही बात है, कॉम्बिनेशन। यहाँ पर केमिकल कॉम्बिनेशन या केमिकल चेंज कुछ भी बोल सकते हो। ये 2 लॉ हो गए। अब आपके सामने मैं एक एग्जांपल रख रहा हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा बेटा मेरे पास कार्बन है और ये ऑक्सीजन से कंबाइन करता है और ये CO2 बनाता है। तो आप लोगों को बेटा मास याद होना चाहिए। मैंने कविता डाल रखी है, किसी का मास या किसी का एटॉमिक नंबर कैसे लर्न करना है, वीडियो पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, ट्रिक वाली प्लेलिस्ट में जाएंगे आप लोगों को मिल जाएगा। तो कार्बन का जो मास होता है वो हम लोगों को पता है 12 ग्राम होता है। एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 का हो जाएगा 32। यहाँ पर अगर अपन लोग बात करें 12 + 32 दैट इज कितना हो गया? 44। तो अगर मैं बोलूँ आपसे मास ऑफ रिएक्टेंट कितना होगा, तो आप लोग कहेंगे सर मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है सर, तो मास ऑफ कार्बन 12 और मास ऑफ ऑक्सीजन कितना? 32, दैट इज कितना हुआ? 44 ग्राम। अगर यहीं से बात करें मास ऑफ प्रोडक्ट की, तो मास ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा बेटा? तो मास ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा आपका 44, जो कि CO2 का है, यानी मास ऑफ CO2, ये भी 44 है। तो इस लॉ से क्या समझ में आया कि जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही मास किसका होता है? आपका प्रोडक्ट का। यानी किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन के दौरान दोनों के मासेस कैसे होते हैं? आपके इक्वल होते हैं। ठीक है ना। चलिए एक 2 एग्जांपल और, उसके बाद अपन लोग बात करेंगे सेकेंड लॉ की। ठीक है ना, चलिए समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ एग्जांपल और लेते हैं अपन लोग। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पर आपसे बोला, देखिए A की रिएक्शन करवाई मैंने B से और मुझे मिला C+D। ठीक है, अब यहाँ पर न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ इसको। ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ से A + B की रिएक्शन करवाई, C+D मिला। मैंने बोला A का मास जो है वो 5 ग्राम है और B का मास जो है वो 4 ग्राम और D मुझे मिला 3 ग्राम। तो आपको कैलकुलेट करना है मास ऑफ C। तो कैसे करेंगे आप लोग?
बताइए। तो आप लोग करेंगे टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। हाँ या ना, समझ में आता है? हाँ भाई आता है मगज में। तो ये हो गया 5 + 4 इक्वल्स टू, मुझे नहीं पता तो मैंने मान लिया यहाँ पर लेट एक्स बी द मास ऑफ सी, एक्स बी द मास ऑफ सी, ठीक है ना, एक्स ग्राम मान लो। तो ये हो गया आपका सी प्लस वो एक्स प्लस डी का 3 दिया हुआ है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 9 और यहाँ से हो गया एक्स प्लस 3। एक्स इधर आएगा, 9 में से जब 3 सब्सट्रैक्ट होगा तो कितना आ जाएगा 6 ग्राम। तो यहाँ से आपका जो सी का मास आया है वो आया है आपका 6 ग्राम, ठीक है ना। आई होप समझ में आ गया होगा खूब अच्छे से। चलिए बात समझ में आ गई खूब अच्छे से, ठीक है। एक दो सवाल और हैं आपके सामने, जैसे मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा, ठीक है, मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा, सीधे सीधे क्वेश्चन लिख रहा हूँ। यानी कि जब मैंने रिएक्शन करवाई सिल्वर नाइट्रेट की, अभी आप लोगों को फॉर्मूले नहीं लर्न, परेशान नहीं होना, ठीक है ना। जैसे जैसे बड़े होंगे वैसे वैसे फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ AgNO3 होता है इसका फॉर्मूला। इसकी रिएक्शन मैंने करवाई सोडियम क्लोराइड से, किससे करवाई, सोडियम क्लोराइड से। जब मैं इसकी रिएक्शन करवाई, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl, तो मुझे प्रोडक्ट में क्या मिला, याद रखना है एरो जिस तरफ होता है उस तरफ प्रोडक्ट लिखा जाता है। तो मुझे मिला सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड मुझे मिला, इसका फॉर्मूला होता है बेटा AgCl, सिल्वर का सिंबल Ag, क्लोराइड का Cl प्लस सोडियम नाइट्रेट, क्या मिला मुझे, सोडियम नाइट्रेट। और आपको पता होना चाहिए सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NaNO3, ठीक है ना। NO3 माइनस नाइट्रेट होता है और सोडियम का Na सिंबल होता है। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि इसका 3.40 ग्राम इसके 1.50 ग्राम से रिएक्शन करता है, तब मुझे सिल्वर क्लोराइड का 2.80 ग्राम मिलता है। फाइंड करिए किसका, फाइंड करिए सोडियम नाइट्रेट का। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मास ऑफ रिएक्टेंट लगाएंगे, हाँ या ना, समझ में आता है। फिर अप्लाई कर देंगे क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो सबसे पहले आप पता करेंगे मास ऑफ रिएक्टेंट, तो यहाँ से हम लोग पता करेंगे मास ऑफ रिएक्टेंट, वो कितना है, यानी कि मास किसका, AgNO3 का प्लस NaCl का। ओके भाई, चलिए इसको चेंज करते हैं थोड़ा। तो मास की बात करें तो यहाँ से होगा 3.40 प्लस 1.50 इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करिएगा 0.9, यानी कि 4.90 ग्राम हो गया आपका यहाँ से मास रिएक्टेंट का। मास ऑफ प्रोडक्ट की बात करें अगर अपन लोग, तो मास ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा बेटा, तो यहाँ से अगर अपन लोग मास ऑफ प्रोडक्ट की बात करें तो वो हो जाएगा आपका 2.80, यानी ये इधर, ठीक है ना, ये प्रोडक्ट है, एरो के डायरेक्शन में प्रोडक्ट लिखे जाते हैं, प्लस इसको मैं x मान ले रहा हूँ, तो ये हो गया आपका इतना। अब अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या करेंगे, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। हाँ या ना, समझ में आता है यहाँ तक, ठीक भाई, आना भी चाहिए समझ में। रिएक्टेंट का मास बेटा 4.90, प्रोडक्ट का मास बेटा 2.80 प्लस x, यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो x को इधर ले आइए, ठीक है ना। मैं ब्लू पेन देखूँ दूसरा शायद, आई थिंक इधर नहीं है, चलिए कोई नहीं, और पेन होंगे ढेर सारे, देखता हूँ ये वाला चल रहा है, चला। x को इधर ले आइए, 4.90 में से आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा 2.80, तो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा वो आंसर बताइए कितना आएगा, यानी कि जब यहाँ से 0 और 9 में से 8 जाएगा तो 1 पॉइंट इधर बचा होगा आपका, 4 में से जब ये 2 गया तो 2, यानी कि 2.10 ग्राम, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ गया यहाँ से किसका,
मास ऑफ सोडियम नाइट्रेट। दो न्यूमेरिकल आई थिंक आप लोगों